बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। So today I am going to teach you our next topic of chapter number 5 and that is viruses, history of discovery of viruses। आज हमने इस टॉपिक रिलेटेड क्या डिटेल स्टडी करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए ये स्लाइड है जिसमें मैंने आज के टॉपिक रिलेटेड जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर कर दी पॉइंट्स की शक्ल में। देखिए आज हमने इस टॉपिक रिलेटेड क्या डिटेल देखनी है वो ये होगा कि हम देखेंगे सबसे पहले कि वायरसेस का इंट्रोडक्शन क्या है। मैं आपके साथ कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करूंगी, मैं कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि वायरसेस होते क्या है। फिर उसके बाद हम आज के लेक्चर वीडियो में देखेंगे ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वायरसेस, लाइक जब इतनी एडवांसमेंट नहीं आई थी टेक्नोलॉजी में, या आप कह सकते हैं जब माइक्रोस्कोप की इतनी खास वैरायटी नहीं थी या इतनी खास जदीद टेक्नोलॉजी वाली माइक्रोस्कोप नहीं थी, तब वायरसेस का क्या कॉन्सेप्ट था, तब साइंटिस्ट वायरसेस को कैसे एक्सप्लेन करते थे। और उसके बाद जब टेक्नोलॉजी में जिद्दत आई और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई और जब टेक्नोलॉजी में आप कह सकते हैं बेहतरी आई, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ वायरसेस क्या है, लाइक प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वायरसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके साथ साथ आज की लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ या हिस्ट्री ऑफ वायरसेस क्या है। हम देखेंगे कि वायरसेस की डिस्कवरी कैसे हुई, वायरस कैसे डिस्कवर हुए, और डिस्कवरी ऑफ वायरसेस में जो तमाम पीछे बैक हिस्ट्री है साइंटिस्ट की, उन तमाम साइंटिस्ट का वर्क मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उन तमाम साइंटिस्ट ने इस वर्क के अकॉर्डिंगली डिस्कवरी दी थी हमें वायरसेस की। डिफरेंट जो डिटेल है इंशाल्लाह आज की लेक्चर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन स्लाइड और उसमें हम देखते हैं कि हमने वायरसेस का कैसे स्टडी करना है। सबसे पहले मैं आपको इन स्लाइड्स को रीड आउट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वायरसेस का कॉन्सेप्ट दे दूं कि वायरसेस एक्चुअली होते क्या हैं। अच्छा, अगर हम वायरसेस की बात करें ना, तो वायरसेस ना तो ये लिविंग थिंग कंसीडर किए जाते हैं, ना ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसीडर किए जाते हैं। अब मैं आपको रीजन देती हूँ कि क्यों ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किए जाते हैं और क्यों ये लिविंग नॉन लिविंग जो है वो ऑर्गेनिज्म कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा, ऐसा है कि अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है वो सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। या हम कह सकते हैं कि इनकी अगर हम बॉडी की बात करें तो ये नॉन सेलुलर बॉडी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लिविंग थिंग है उनको तो बेसिक्स ही यही है कि जो उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है वो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। क्लियर है? सो ये बात ये वाज़ेह करती है कि ये प्रॉपरली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। हाँ, लेकिन ये बिहेव करते हैं एज अ नॉन लिविंग, या आप कह सकते हैं सॉरी बिहेव करते हैं एज अ लिविंग। क्यों बिहेव करते हैं एज अ लिविंग वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन वाली आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है। अब उनकी क्या रिप्रोडक्शन की डिटेल वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो हम कहते हैं कि जो वायरसेस है वो एट द बॉर्डर ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग होते हैं, कि ये बॉर्डर लाइन पे होते हैं, ना ये टोटली लिविंग थिंग होते हैं ना ये टोटली नॉन लिविंग थिंग होते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा इसका आइडिया डेवलप हो गया होगा। मजीद जब मैं आपके साथ ये स्लाइड्स रीड आउट करूंगी तो मैं आपके साथ वायरसेस के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल से शेयर भी करूंगी। अब हमारा पहला पॉइंट है आज की स्लाइड का, वो ये कि ओल्ड कंसेप्ट ऑफ वायरसेस मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर कर दूं। कहते हैं कि अगर हम एक सेंचुरी पहले की बात करेंगे, एक पुरानी सेंचुरी में अगर मैं बात करूं, अबाउट अ सेंचुरी अगो, साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम है लुईस पैस्चर एंड रॉबर्ट कोच। देखिए ये दो साइंटिस्ट हैं, इसका जो लाइफ स्पैन है वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। 1822 से लेके 1895 तक का लाइफ स्पैन लुईस पैस्चर का है, और रॉबर्ट कोच की बात करें तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो 1843 से लेकर 1910 तक का जो इनका लाइफ स्पैन है। सो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जब इन साइंटिस्ट की बात करें आज से एक सेंचुरी पहले, तो ये कहते थे कि इनके मुताबिक वायरसेस कुछ ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस थे जो कि डिजीज कॉज करते थे या इवन डेथ की वजह बनते थे। क्लियर है? सो इन साइंटिस्ट के टाइम पीरियड तक कहते थे कि वायरसेस जो हैं वो ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं और इवन डेथ की वजह बनते हैं। ठीक है? अगर हम इसकी नेक्स्ट हम जब इसकी आप कह सकते हैं ना डेरिवेशन की बात करेंगे तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको वेनॉम कहते हैं। इसका मतलब है जहर, पॉइजनस सब्सटेंसेस, या आप कह सकते हैं पॉइजनस फ्लूइड। तो पहले ये माना जाता था कि ये जहरीला सा कुछ मादा है जो कि बॉडी में डिजीजेज कॉज करता है या बॉडी में डेथ की वजह बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो तब की बात है ना जब बेटा माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, या आप कह सकते हैं एक जदीद माइक्रोस्कोप नहीं थे जिसके अंदर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये तब की बात है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन हम प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वायरसेस की बात करें तो कहते हैं कि इसमें अब डिफरेंट उन्होंने डिटेल स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं इनके साथ डिटेल स्ट्रक्चर भी शेयर किया हमारे साथ, और इनकी डिटेल वायरसेस की शेयर की। वो ये कि कहते हैं कि अगर प्रेजेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो कहते हैं कि ये ऐसे
पार्टिकल्स हैं। अब देखो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि जो वायरसेस हैं वो पार्टिकल्स हैं और किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड इनके स्ट्रक्चर में मौजूद होता है और प्रोटीन कोड से वो न्यूक्लिक एसिड या इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कवर होता है। अभी इसकी मजीद डिटेल जब हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखेंगे तो उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कहते हैं कि वायरसेस रेप्लिकेट इन लिविंग सेल्स एंड कॉज मेनी डिजीजेस। कहते हैं कि जो वायरसेस हैं ये लिविंग सेल्स में जो है वो रेप्लिकेट करते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि कुछ मिलते जुलते हैं लिविंग सेल से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते हैं वायरसेस। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि ये जब रिप्रोड्यूस करते हैं ना तो ये बाहर न्यूट्रिएंट मीडियम में ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। इनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए या आप कह सकते हैं इनको रेप्लिकेट करने के लिए, अपनी कॉपीज तैयार करने के लिए इनको लिविंग सेल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इनको लिविंग सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, ये किसी लिविंग सेल के अंदर जाते हैं और वहां जाने के बाद ये नंबर में इंक्रीज करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। और जब ये नंबर में इंक्रीज करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, आपको पता है कि पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, तो जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो वहां डिजीज की वजह बनेगी या इवन डेथ की वजह बनेगी। तो कुछ ऐसी डिजीज देखी गई जो कि वायरसेस के रेप्लिकेट होने से हुई। वो कौन सी डिजीजेज हैं बेटा? वो यहाँ आपकी बुक में मेंशन है। इन्फ्लुएंजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, एड्स होगी। ऐसी बीमारियां मैंने आपके साथ डिस्कस की जो कि वायरसेस की वजह से बॉडी में हो रही होती हैं। क्लियर? आई होप आपको पहली स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी जिसमें हमने इसका ओल्ड कॉन्सेप्ट और प्रेजेंट कॉन्सेप्ट देखा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं और वहाँ मजीद मैं आपके साथ वायरस की डिटेल शेयर करती हूँ। वो ये होगा कि बेटा अगर मैंने आपको पीछे भी बताया कि अगर इसकी डेरिवेशन की बात करें तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ जिसका मतलब है विनोम। विनोम कहते हैं जहर को कहते हैं। विनोम एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है जहर। सो ये कहते हैं कि ये लैटिन वर्ड विनोम से डिराइव हुआ जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड की, ये जहरीला मटीरियल होता है। इसका लफ्जी मायने भी यही है। अब बेटा एक और यहाँ बात समझने वाली वो ये कि जिस ब्रांच में हम वायरसेस को स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम वायरोलॉजी बोलते हैं। सो द ब्रांच व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस उसको हम वायरोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब इसके साथ इसकी प्रॉपर मैंने जो डिटेल्ड प्रेजेंट कॉन्सेप्ट वाली प्रॉपर डेफिनेशन है ना कि आजकल के मुताबिक, आजकल की स्टडी के मुताबिक वायरसेस क्या हैं, तो उनकी जो कंप्लीट डिटेल्ड डेफिनेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो ये है कि वायरसेस कैन बी डिफाइंड एज नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज। कहते हैं कि नॉन सेलुलर है। पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये नॉन सेलुलर है, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो बॉडी है वो सेलुलर बॉडी नहीं है, सेल से मिलकर नहीं बनी, बल्कि ये नॉन सेलुलर बॉडी है। उसके बाद ये इन्फेक्शियस एंटिटीज हैं क्योंकि ये इन्फेक्शियस एंटिटीज का कहने का मतलब ये इन्फेक्शन कॉज करता है। और अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो कहते हैं कि या तो इनमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, वो न्यूक्लिक एसिड में या तो इनके स्ट्रक्चर में आरएनए मौजूद होगा या डीएनए होगा। कि मतलब कि या तो ये आरएनए बेस्ड वायरसेस होंगे या ये डीएनए बेस्ड वायरसेस होंगे। और अगर हम इनके जब मैंने अब पीछे आपको न्यूक्लिक एसिड या डीएनए और आरएनए की बात की तो जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो कहते हैं कि इनकेस्ड होता है, इनक्लोज्ड होता है किसी भी प्रोटीनिश कोट में या कह सकते प्रोटीन कोट में, उस आरएनए या उस डीएनए या उस न्यूक्लिक मटेरियल को या कह सकते उस जेनेटिक मटेरियल को, उस जीनोम को कवर किया होता है किसने? प्रोटीन कोड ने। एंड रेप्लिकेट ओनली इन लिविंग सेल। में आपके पास पीछे भी मैंने डिटेल शेयर की कि ये सिर्फ लिविंग सेल में ही रेप्लिकेट करते हैं क्योंकि इनको लिविंग सेल का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अब ये क्यों लिविंग सेल में जो है वो करते हैं, नॉन लिविंग सेल में क्यों नहीं करते, या आप कह सकते हैं कि बाहर इन न्यूट्रिएंट मीडियम में क्यों नहीं ग्रो करते? तो मैं उसके साथ जो डिटेल आपका नेक्स्ट पॉइंट शेयर करूंगी तब जो है वो आपको ये पॉइंट मजीद क्लियर होगा कि लिविंग सेल में ही क्यों जो है वो रेप्लिकेट करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट रीड आउट करने से पहले मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग से एक एग्जांपल दे दूं सो दैट कि आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हिंट भी मिल जाए और आपको जो है वो ये पॉइंट मजीद क्लियर हो जाए। अब बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमने अगर फोटोकॉपी करवानी होती है किसी पेज की तो मैं आपको कहूँ कि भाई ये बेटा आप जाओ और ये फोटोकॉपी करवा लो। तो आप क्या करोगे, आप शॉप पर जाओगे तो आप देखोगे कि वो शॉपकीपर क्या करेगा, वो एक एम्प्टी पेपर उस मशीन के अंदर गुजारेगा और आपका पेपर रखेगा और उसका जो जितना भी जो मटेरियल है वो उस एम्प्टी पेपर पे प्रिंट कर देगा। कौन प्रिंट करेगा? मशीन प्रिंट करेगी। क्लियर है? तो जैसे पेपर को बेटा रेप्लिकेट करने के लिए या पेपर की कॉपी तैयार करने के लिए हमें मशीनरी की जरूरत भी होती है और हमें मटेरियल की जरूरत भी होती है। सेम इज द केस विद वायरसेस कि वायरसेस को लिविंग सेल की भी जरूरत होती है और लिविंग सेल के अंदर जो मशीनरी है उसकी भी जरूरत होती है। सो लिविंग सेल जो है वो वायरसेस के लिए एक आप कह सकते हैं कॉपी है और उसके साथ साथ वो जो मैंने मशीनरी की बात की जो एम्प्टी पेपर है वो लिविंग सेल है और जो मशीनरी है वो लिविंग सेल की यूटिलाइज करके ही
की वो कॉपी तैयार करवा रहा होता है वायरसेस उसके अंदर लिविंग सेल के अंदर मौजूद होने के बाद। आई होप आपको ये पॉइंट मजीद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं रीड आउट भी कर लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। कहते हैं कि जो वायरसेस है यूटिलाइज द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट। मैंने आपको बता दी होस्ट जाहिर है वायरसेस के लिए लिविंग सेल ही होस्ट है। कहते हैं कि जब वायरसेस लिविंग सेल के अंदर जाते हैं तो उनकी मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं फॉर इट्स ओन सिंथेसिस, ताकि वो अपनी आप को सिंथेसाइज कर सके, रेप्लिकेट कर सके एंड देन ट्रांसफर देमसेल्फ, और अपने आप को ट्रांसफर कर सकते हैं अदर सेल में। क्लियर है? कहते हैं कि एक सेल में उन्होंने अपनी कॉपी तैयार की, वो उधर नहीं रह सकता, वो वहां से दूसरे सेल में भी ट्रांसफर हो सकता है और फिर इसी तरह वो सेल टू सेल ट्रांसफर होकर रेप्लिकेट भी कर रहे होते हैं और वहां जो है वो कहते हैं ना पंजे गाड़ देते हैं और फिर वहां जो है वो डिजीज की वजह भी बन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग सेल में जाके रेप्लिकेट करते हैं, नंबर में इंक्रीज करते हैं तो फिर डिजीज की वजह बनते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये स्लाइड भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बेटा मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और उसमें हमने कुछ हिस्ट्री की बात करनी है, हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, कि वायरसेस कैसे डिस्कवर हुए, अब तक की क्या हिस्ट्री है, साइंटिस्ट का क्या वर्क है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके साथ साथ मैं आपके साथ पहली इस पॉइंट को रीड आउट करती हूँ स्लाइड का, वो ये कि सम वायरल डिजीजेस हैव बीन नोन फॉर सेंचुरीज। कहते हैं कि बहुत सारी वायरल डिजीजेस सेंचुरी से नोन है, लेकिन अगर हम पहली इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें जिसके अगेंस्ट हमने फिर प्रिवेंशन भी डेवलप की, वो जो एक इन्फेक्शियस डिजीज थी, पहली इन्फेक्शियस डिजीज जिसके अगेंस्ट हमने प्रिवेंशन भी तैयार की, वो एक्चुअली वायरल डिजीज ही थी। अब वो क्या इन्फेक्शियस डिजीज थी, उसकी क्या प्रिवेंशन थी, मैं जब मजीद साइंटिस्ट के वर्क आपके साथ डिस्कस करूंगी तब मैं आपके साथ ये डिटेल डिस्कस करूंगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और उसमें हमने एक साइंटिस्ट का वर्क देखना है जो कि है बेटा एडवर्ड जेनर। अब एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट था, 1796 की बात बता रही हूँ मैं, कि अब इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी इसके एक्सपेरिमेंट डिटेल से पढ़ा। मैं आपके साथ मजीद कुछ इसकी हिस्ट्री और डिटेल शेयर करने जा रही हूँ। वो ये कि बेटा ये जो साइंटिस्ट था ना एडवर्ड जेनर, अब इसने देखा था कि इसके टाइम पे जब ये साइंटिस्ट था उसके टाइम पे काउ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की बीमारी बहुत हो रही थी। तो इसने क्या देखा, इसने ये देखा कि जो उसने देखा कि एक औरत है जो दूध हो रही होती है, उसको जो मतलब जो गाय को नहला दो ला रही होती है, जो दूध निकालती हैं, उन्होंने देखा कि उनमें ना काउ पॉक्स की बीमारी होती है। काउ पॉक्स ऐसा होता है कि वो उनके हाथ में छोटे से ना इन्फेक्शन हो जाना, दाने बन जाना, और ये वक्ती होता है जो कि उसका एक टाइम के बाद आप कह सकते हैं सोल्यूशन है और वो एक क्योरेबल डिजीज है। तो एडवर्ड जेनर ने क्या कहा, उन्होंने देखा कि उस टाइम पीरियड पे काउ पॉक्स की बीमारी के साथ साथ स्मॉल पॉक्स की बीमारी बहुत एक पंजर गाड़े हुए थी, और जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी ना बेटा वो बहुत खतरनाक थी। इवन वो डिफरेंट पार्ट्स को भी इफेक्ट करती थी, डिफरेंट ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करती थी बॉडी पे, और इवन डेथ की वजह बनती थी। अब बड़ी परेशानी थी। तो इस साइंटिस्ट ने बहुत डिटेल स्टडी करने के बाद उसने देखा कि जिन लोगों को काउ पॉक्स होता है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा, उसके अलावा तमाम लोगों को स्मॉल पॉक्स होता है या उसके अलावा लोगों को होता है। हाँ, जिस बंदे को एक बार काउ पॉक्स हो जाए तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, क्या वजह है? तो यहाँ से उसको एक आइडिया डेवलप हुआ और वो इस रिसर्च की तरफ निकल गया। उसने ये सारी डिटेल स्टडी शुरू कर दी। उसने क्या किया, उसने कहा कि हो सकता है कुछ लिंक हो स्मॉल पॉक्स का और काउ पॉक्स का। इस लिंक के लिए वो निकल पड़ा और उसने एक मदर से बात की और उस मदर ने आप कह सकते हैं रजाकाराना तौर पे उसने अपना 8 साल बच्चा उस साइंटिस्ट के हवाले कर दिया। उसने कहा कि अगर मेरा बेटा इस रिसर्च के बाद कुर्बान भी होगा तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हम बहुत सारे इंसानों की ज़िंदगी बचाने के लिए जो है वो मैं अपना बेटा पेश कर रही हूँ। तो एक बहुत थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री मैंने आपके साथ शेयर की। तो ऐसा था कि 8 साल एक लड़का था, उसने इस एडवर्ड जेनर ने उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने क्या किया, तो जो काउ पॉक्स से जो एक पॉक्स बने होते हैं ना छोटे छोटे इन्फेक्शन, उसने उस पॉक्स के जो पस ले लिया, उस पस सेल्स को उसने 8 साल बच्चे के अंदर इंजेक्ट किया। क्लियर है? इंजेक्ट करने के बाद उसने देखा कि वक्त कुछ अरसे के बाद उस बच्चे को जो है ना वो काउ पॉक्स हो गए। अब जब उस बच्चे को काउ पॉक्स हो गए तो उस काउ पॉक्स होने के बाद 6 वीक्स के बाद, मतलब 6 हफ्तों के बाद उस साइंटिस्ट ने क्या किया, एडवर्ड जेनर ने उस बच्चे के अंदर फिर बड़ा ही रिस्क लिया उसने, और उस 8 साल बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स के जो विक्टिम बंदा था ना उससे उसके पस सेल्स को लिया और उस 8 साल बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। अब है तो ये रिस्की था। उसने जब उसके अंदर इंजेक्ट किया और लकीली क्या हुआ कि उस बच्चे को फिर वो डिजीज नहीं हुई, मतलब कि स्मॉल पॉक्स की डिजीज नहीं हुई। तो यहाँ से उसको एक हिंट मिला या क्लू हुआ है उसके माइंड में, कहते हैं ना वो बत्ती जल गई, मतलब उसके दिमाग में एक बत्ती जल गई कि भाई ये क्या ऐसा हुआ कि एक बच्चे को जिसको पहले काउ पॉक्स हो चुका था, मैंने उसके अंदर बड़े ही स्वेर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए पस सेल्स इंजेक्ट किए स्मॉल पॉक्स विक्टिम के, उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि हम काउ पॉक्स से बचने स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए
काउ पॉक्स पस सेल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ तक कि साइंटिस्ट का एक वर्क पे नहीं वो इस बात को ओके कर सकता। उसके बाद जेनर ने क्या किया, जेनर ने काउ पॉक्स के जो मटेरियल था उसने उस पस को लिया और उसके बाद उसने 23% को ये वैक्सीनेटेड किया और 23 लोगों के बाद, जब उस 23 लोगों के बाद सेम उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसका सेम रिजल्ट निकला। तब उसने कहा कि ओके ये सारी बात यहाँ तक फाइनल हो गई कि जिस बंदे को एक बार काउ पॉक्स हो जाए उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। या उसने कहा कि हम स्मॉल पॉक्स की बीमारी को बचाने के लिए, क्योर करने के लिए हम काउ पॉक्स के पस सेल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको एज ए वैक्सीनेशन यूज कर सकते हैं ताकि हम स्मॉल पॉक्स से बच सकें। तो ये कुछ ज़्यादा ही मेरी डिटेल में चलेगी ताकि आपको जो है वो मजीद ये सारी रिसर्च क्लियर हो जाए। उसके साथ साथ अब क्या हुआ कि अब उसके बाद लेविस पैस्चर का टाइम आया। उसने फिर क्या किया, एज अ मटीरियल ही यूज, जो उसने मटेरियल काउ पॉक्स वैका, क्योंकि ये वैका काउ को बोलते हैं, लैटिन में वैका काउ को बोलते हैं। अब ना इसने उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि लेविस पैस्चर ने एडवर्ड जेनर का वर्क पढ़ते हुए वहाँ से उसको ट्रिब्यूट के लिए, या उसका जो काउ पे जो उसने सारी रिसर्च की थी काउ पॉक्स पे, तो उसका वैका से उसने फिर एक जो है वो टर्म इनको हमें दी, डिस्कवर की, जिसका नाम वैक्सीनेशन था। तो फिर लेविस पैस्चर ने जो है वो डिफरेंट डिजीजेस के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीनेशन का वर्ड हमें दिया और उसने इनोकुलेशन किया। क्लियर हो गया, ये दोनों साइंटिस्ट का वर्क ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया। अगर नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं उसमें हम देखते हैं कि चार्ल्स चैम्बरलैन जो साइंटिस्ट था 1884 में इसकी जो रिसर्च थी और उसका क्या वर्क था। अब जो चैम्बरलैन की बात करें ना, चार्ल्स चैम्बरलैन की, अब इसके वर्क में मैं आपको बता दूं कि ये बंदा था ना चार्ल्स चैम्बरलैन, ये लेविस पैस्चर का ही साथी था। अब हुआ क्या, इसके टाइम पीरियड में मैं आपको बात बताती हूँ कि अब इसकी रिसर्च को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी अपनी जुबान में आपके साथ शेयर करूँ ताकि आसानी हो जाए। अब रेबीज बीमारी आपने सुनी होगी। रेबीज बीमारी जो है ना वो आपको पता है, जो कुत्ते के काटने से आपने सुना होगा कि जो रैबिट डॉग होते हैं ना उनके जो सलाइवा में रेबीज का वायरस मौजूद होता है, या फिर उसके अलावा कुछ कैट्स होते हैं, कुछ बैट्स होते हैं, या उसके अलावा कुछ फॉक्सेस होते हैं, उनके सलाइवा में, उनके थूक में अगर रेबीज वायरस मौजूद हो और वो रेबीज वायरस अपने सलाइवा के थ्रू किसी ह्यूमन को बाइट करे, तो जो रेबीज वायरस है अगर उस इंसान में या उस ह्यूमन बीइंग में ऐड हो जाए तो उसमें फिर वो रेबीज वायरस जो है वो रेबीज बीमारी कॉज करता है। अब मैं रेबीज बीमारी को आपके साथ डिटेल से डिस्कस कर रही हूँ। जो रेबीज बीमारी है अब वो होती क्या है, एक्चुअली मैंने इसकी वजह आपसे डिस्कस कर ली। होता ये है बेटा, ये कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पागलपन सा हो जाता है। मतलब जो रेबीज, जो जिस बंदे को रेबीज होती है ना वो पागलपन का शिकार हो जाता है, उसको खौफ होता है, पानी से वो बहुत खौफ खाता है। और ये इतनी सीवियर बीमारी है कि 3 से 7 दिन के अंदर उस बंदे की डेथ हो जाती है अगर किसी बंदे को रेबीज होती है। तो यही वजह है कि अगर कुत्ता काट ले तो वो एक बहुत कहते हैं ना पता नहीं 14 टीके लगेगा, इस तरह का कोई कंसेप्ट है कि फौरन वक्तन जो है वो बिल्कुल हम इंस्टेंट ये जो है वो डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं कि जो साइंटिस्ट की बात करें, डॉक्टर ही, कि वो फिर इंजेक्ट करते हैं कुछ इंजेक्शन ताकि हम फौरन जो है वो रेबीज वायरस को किल कर दें, वो जाके फिर रेबीज बीमारी ना जो है वो पंजे ना गाड़ ले या रेबीज बीमारी ना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, डेथ कॉज करती है। चलो ये रेबीज की मैंने डिटेल आपके साथ शेयर की। अब इस साइंटिस्ट के वर्क की तरफ वापस आते हैं। कहते हैं कि उस टाइम पीरियड पे ये होता था कि कहते थे कि इसने पोर्सिलीन फिल्टर पेपर यूज़ किया। पोर्सिलीन फिल्टर पेपर के थ्रू वो कहते थे कि बैक्टीरिया जो है वो पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि पोर्सिलीन के जो सुराख थे इस पेपर के वो बहुत छोटे होते हैं और बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है। तो अगर उन्होंने कुछ फिल्टर करना हो बैक्टीरिया तो वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बैक्टीरिया को फिल्टर कर देते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो रेबीज की बीमारी को कॉजिंग जो एजेंट्स हैं, जो मैंने आपके रेबीज वायरस और ये सलाइवा और ये सारी डिटेल, ये एजेंट्स वाले वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके साथ सारी डिटेल शेयर की। तो जो रेबीज वायरस हैं वो जो सलाइवा के अंदर मौजूद होते हैं, वो जो फिर बाद में ह्यूमन को काटते हैं, जो भी मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की। तो वो जो एजेंट्स हैं वो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं कि रेबीज के, वो फिल्टर नहीं हो रहे थे उस फिल्टर पेपर से। कहते हैं कि क्या वजह है, क्यों वो फिल्टर पेपर से जो है वो इजीली पास हो गया, क्या वो बैक्टीरिया नहीं है जो वहाँ से इजीली गुजर गया? क्योंकि बैक्टीरिया तो फिल्टर पेपर पे फिल्टर हो जाते हैं क्योंकि वो साइज में बड़े हैं। तो उन दिनों में वर्ल्ड वायरस जो है वो इस्तेमाल हो रहा था लूजली, क्योंकि वो कहते थे उस टाइम पीरियड में, मैंने आपके साथ शेयर किया, जब डिटेल्ड टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, डिटेल स्टडी नहीं हुई थी वायरसेस का, या डिटेल स्ट्रक्चर नहीं था साइंटिस्ट ने देखा था। तो तब के वक्त उन्होंने यही कहा था कि कुछ ऐसा सब्सटेंसेस है, कुछ पॉइजन सब्सटेंसेस है, ठीक है, जो डिजीज कॉजिंग है। तो उन्होंने कहा कि उस साइंटिस्ट ने कहा, जो चार्ल्स चैम्बरलैन की बात करें, तो उसने कहा कि ये फिल्टर पेपर से इजीली गुजर गया है, तो हम इसको क्यों ना नाम दे दें कि ये फिल्टरेबल वायरसेस हैं, क्योंकि ये फिल्टर पेपर से गुजर गया। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये जो है वो लेविस पैस्चर का साथी था। क्लियर होगी इसका वर्क कि इसने पोर्सिलीन फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करते हुए, इसने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए रेबीज के जो एजेंट्स थे उसको फिल्टर
पेपर से गुजारा, उसने कहा कि ये तो फिल्टर पेपर से गुजर गया, तो इसका मतलब जो इनके एजेंट्स हैं वो बैक्टीरिया नहीं है, इसके अलावा कुछ है। और तब जो रिसर्च चल रही थी कि जी वायरसेस का थोड़ा सा एक शोर था कि जी वायरसेस कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि पॉइजनस है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। तो तब फिर उसने कहा कि क्यों ना इन फिल्टरेबल सब्सटेंसेस को हम फिल्टरेबल वायरसेस बोल दें। क्लियर? चलें, यहाँ तक साइंटिस्ट का वर्क समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो हमने साइंटिस्ट डिस्कस करना है उसका नाम है एवानोस्की। अब एवानोस्की साइंटिस्ट 1892, इस साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी है उससे पहले बेटा एक साइंटिस्ट का वर्क पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो और इसका जो वर्क है वो रिलेटेबल है। उसने वो वर्क पहले किया और उसी की जो कंटिन्यूटी है वो इस साइंटिस्ट ने परफॉर्म की, एक्सपेरिमेंट की। चलें जी, मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। इस साइंटिस्ट से पहले बेटा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अडोल्फ मेयर। 1838 में इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये जर्मन साइंटिस्ट था। इसने क्या किया, इसने जो टबाकू के जो प्लांट्स थे ना उसके अंदर जो टबाकू मोज़िक वायरस था ना, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट था, उसने उसको पकड़ा, उस इन्फेक्टेड टबाकू प्लांट से लेके किसी हेल्दी प्लांट में जो है वो रब किया, तो उसने देखा कि उन हेल्दी प्लांट्स को भी फिर जो है वो टबाकू की बीमारी, टबाकू मोज़िक डिजीज हो गई। क्लियर है? तो इसका वो वर्क यही था, क्योंकि उसने रबिंग की, तो उसने कहा कि उसने ये फिर कंक्लूजन दी थी कि अगर हम किसी एजेंट को जो कि टोबैको मोज़िक डिजीज़ है किसी इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से लेके हेल्दी में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो फिर ये ऐसे एजेंट है जो कि बीमारी फैला सकते हैं। उसका वर्क यही था। अब हम एवानोस्की का वर्क पढ़ते हैं। तो इसकी डिस्कवरी ये थी बेटा कि इसने क्या किया, इन्होंने भी वही किया, इन्होंने जो एजेंट्स थे वो हेल्दी से इन्फेक्टेड प्लांट से में जो है वो इन्फेक्टेड से हेल्दी में ट्रांसफ़र किए और उन्होंने देखा कि वहाँ जो है वो डिजीज़ हुई। ही फाउंड दैट जो फिल्ट्रेट था जो प्रोड्यूसेस द डिजीज़ इन हेल्दी प्लांट्स, उन्होंने जो फिल्ट्रेट लिया, जो इसने क्या किया, इसने उस फिल्ट्रेट को फिल्टर किया। लाइक जो पीछे मैंने आपके साथ अडोल्फ का वर्क डिस्कस किया, उसने तो रब किया ना वो सब्सटेंसेस, जो पास था तो थोड़ा बहुत सब्सटेंसेस थे, इसने उनको फिल्टर किया और उस फिल्टरेबल सब्सटेंसेस को जो है वो उसने हेल्दी प्लांट में डालना शुरू कर दिया। और उसने कहा कि थी ये तो डिजीज़ कॉजिंग है, ये तो डिजीज़ कॉज करेंगे, स्प्रेड हो रही। सो उसके वर्क के बाद उन्होंने फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एजेंट यूज़ किया और उन्होंने फिर कहा कि जो फिल्टर पेपर से जो नज़र नहीं आ रहे होते, जैसे कि कुछ और डिजीज़ का भी उन्होंने वर्क देखा, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज़ हो गया, येलो फीवर हो गया, तो उन्होंने ये हमें कंक्लूजन दी एवानोस्की ने कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, या तो जो हम देख रहे हैं पीछे जो वर्क उसने कहा कि जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि बिल्कुल ही या तो बैक्टीरिया से स्मॉल हैं, ये क्या मतलब, उन्होंने जो पीछे फिल्टरेबल वायरसेस का नाम दिया था साइंटिस्ट ने, जो चार्ल्स चैम्बरलैन का मैंने जिक्र किया। उसके बाद एवानोस्की ने कहा कि ऐसा हो सकता है, इस सारे वर्क के बाद उसने कंक्लूजन ये दी थी कि ऐसा हो सकता है कि जो बैक्टीरिया है, या तो वो बैक्टीरिया जो फिल्टरेबल हो गया, या जो फिल्टर पेपर से गुजर गया, या तो वो बहुत स्मॉल इन साइज बैक्टीरिया है, या कुछ बैक्टीरिया ऐसा इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट कर रहे हैं जो कि आगे जाके डिजीज़ की वजह बन रही। अभी भी यहाँ वायरसेस का जिक्र नहीं हुआ, इन्होंने यही कहा कि हाँ हो सकता है बैक्टीरिया बहुत छोटे हों जो कि फिल्टर पेपर से गुजर गए हों, या फिर कुछ आप कह सकते हैं कि या तो वो बैक्टीरिया कुछ ऐसे इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस को सिक्रीट कर रहे हैं जो कि आप कह सकते हैं डिजीज़ कॉजिंग है। तो यहाँ तक का ये वर्क। उसके बाद नेक्स्ट हम साइंटिस्ट का वर्क देखते हैं जो कि हमारी आज की टॉपिक का लास्ट साइंटिस्ट है जिसने हमें फाइनली रिसर्च दे दी। उसने कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे साथ शेयर किया वायरसेस का। स्टैनले इस साइंटिस्ट का नाम है, 1938 है। अब इस साइंटिस्ट से पहले एक साइंटिस्ट का अगेन जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले उसका थोड़ा सा वर्क आता है, वो ये, उसका नाम मार्टिनस था। उस मार्टिनस साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि उसने न्यूट्रिएंट मीडियम लिया और उस न्यूट्रिएंट मीडियम में उसने उन सब्सटेंसेस को जो कि उन्होंने पीछे डिजीज़ कॉजिंग सब्सटेंसेस लिए, उन्होंने उनको जो है वो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि अगर तो ये कुछ स्मॉल बैक्टीरिया हुए या जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शियस, तो अगर ये बैक्टीरिया लाइक कुछ हुए ना तो ये पक्का न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया की यही करैक्टरिस्टिक्स थी कि वो न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं। लेकिन जब उस मार्टिनस साइंटिस्ट ने उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया तो वो ग्रो ही नहीं हुए। तो उन्होंने कहा ये कैसा एक सब्सटेंस है जो कि बैक्टीरिया लाइक तो बिल्कुल नहीं है, जो भी पीछे साइंटिस्ट ने कहा, चैम्बरलैन ने बोला और पीछे एवानोस्की ने भी यही कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बैक्टीरिया नहीं है। अगर तो ये सब्सटेंसेस बैक्टीरिया होते या बैक्टीरिया से छोटे होते तो इनके करैक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया से मिलते जुलते होते, ये ज़रूर न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रोथ शो करते, हालांकि ये तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो फिर उसके बाद की जो साइंटिस्ट थे तो उनकी ये कंक्लूजन यही थी कि नहीं,
उन्होंने फिर उस साइंटिस्ट ने जो मैंने आपके साथ जिक्र किया मार्टिनस ने, उसने फिर हमें जो है वो एक कॉन्सेप्ट दिया, उसने आवाज़ जो है वो बुलंद की वायरस की, तो नहीं जी ये बैक्टीरिया नहीं है, ये उसके अलावा कोई चीज़ है, ये वायरस हो सकता है। क्लियर है। फिर स्टैनले के टाइम पीरियड में जब टेक्नोलॉजी ने बहुत जिद्दत इख्तियार कर ली, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, फिर बहुत एक जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जब उन्होंने वायरसेस का जब स्ट्रक्चर देखा, डिटेल स्ट्रक्चर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनके स्ट्रक्चर में फिर उन्होंने हमें केमिकल कंपोजिशन दी स्टैनले ने। तो क्या हुआ कि अब इन्होंने क्या किया, ये वो साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट प्योरीफाई किया, स्टैनले ने सक्सेसफुली जो टोबैको मोज़ेक वायरस थे ना, उसको उन्होंने क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्रिस्टलाइज्ड किया उन्होंने उन वायरसेस को, ताकि वो उनको मजीद डिटेल जो है वो स्टडी कर सकें। तो इन्होंने जो है वो 1935 में उसको प्योरीफाई किया और उन्होंने फिर उसको क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज करने के बाद स्टैनले ने उसको जब डिटेल माइक्रोस्कोप के नीचे उसको डिटेल स्टडी किया, तो उन्होंने कहा कि इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो उन्होंने कहा इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। वो आरएनए हो सकता है, वो कुछ में आरएनए था, कुछ में डीएनए था। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इनके स्ट्रक्चर में प्रोटीन भी है। तो स्टैनले ने हमें डिटेल्ड फाइनल जो है वो केमिकल कंपोजिशन दी वायरसेस की। और उसने फिर एक बात बोली हमें, वो ये कहते हैं कि जो अगर इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो बहुत सिंपल केमिकल कंपोजिशन है, क्योंकि आपको पता है वायरसेस तो बहुत स्मॉल इन साइज स्ट्रक्चर है, इतने छोटे पार्टिकल जो है वो जो पार्टिकल ही बहुत सिंपल है, तो जाहिर उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी केमिकल कंपोजिशन है वो भी सिंपल होगी। तो स्टैनले जो है वो ये साइंटिस्ट है जिसने हमें कंप्लीट डिटेल स्टडी के बाद जो वायरसेस की कंपोजिशन भी दी, और उसने फिर हमें कहा कि जो वायरसेस हैं वो बहुत स्मॉल इन साइज है और उनकी केमिकल कंपोजिशन भी बहुत ही सिंपल है। जो मैंने ऊपर बिल्कुल कुछ केमिकल कंपोजिशन कम्प्लेक्स है नहीं, न्यूक्लिक एसिड है, ये प्रोटीन का जिक्र है। मजीद जब इसका डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपके साथ नेक्स्ट जो है लेक्चर वीडियो में शेयर करूंगी, तो मैं आपके साथ इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी शेयर करूंगी। सो फाइनली बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने वायरसेस देखा, वायरसेस की डिस्कवरी की कुछ हिस्ट्री देखी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इफ दिस वीडियो इज रियली इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो ओके देन, फिर स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।